गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 का एक ही चैप्टर है जिसके बारे में हम सब डील करेंगे। इसमें भी आपको पार्ट वाइज वीडियो डाला जाएगा। आज हम सब बेसिकली जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा जो इस चैप्टर से पहले के हैं तो उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं करंट के बारे में। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यहां पर मीन एकदम क्लियर होना चाहिए। कौन सा चैप्टर हम सब पढ़ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट बहुत हो सकता है। वाटर करंट हो सकता है। क्या क्या करंट हो सकता है? वाटर करंट हो सकता है, हीट करंट हो सकता है, ठीक है। पर यहां हम सबको इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, यहां पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज के करंट के बारे में, है ना। चार्ज के करंट के बारे में, जैसा कि चार्ज के बारे में आपको बताया गया है। चार्ज के बारे में आपको इससे पहले के वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी मटेरियल के, किसी भी मैटर के, जिसके बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स होते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये करने के पीछे लॉजिक था कि दोनों को जब ऐड किया जा रहा था तो रिजल्टेंट न्यूट्रल हो जा रहा था। वो हम सब देख चुके हैं। चार्ज दो होते हैं, तो बेसिकली चार्ज पर हम नहीं जाएंगे। चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं, इस पर जाना है हम सबको, ठीक है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो उसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, या फिर करंट है क्या। करंट जब भी यहां बोला जाए तो आपको समझना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। करंट जब भी बोला जाए इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या होता है आपको पता है, जैसे कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ कैसा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। रेट जब भी बोला जाता है इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट हो रहा है। दो तरह के मेजरमेंट हम सबको पता होता है, एक होता है रेट और दूसरा होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, रेट में होता है मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ग्रेडियंट जब बोला जाए इसका मतलब हो रहा है कुछ भी मेजर हो रहा है, क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है, मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज रेट, वहां पर रेट लगेगा। और फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बीन मेजर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसमें क्या लगेगा? ग्रेडियंट लगेगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट में हम सब देखे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल्स टू dV बाई dr। यहां पोटेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा था। और रेट में हम सबको पता है कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। बहुत सारा, या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहां रेट जब भी बोला जाए तो रेट का मतलब होता है मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट आपका होता है, करंट यहां क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो हम सब चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज लेकर ही चलेंगे, बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कह के, चार्ज ही हम सब कहते हैं, बार बार इलेक्ट्रिक करंट नहीं कह के क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। और ये टाइम, करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से
और चार्ज को, टोटल चार्ज Q और टाइम को T से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ जो करंट होता है वो कैसा करंट हो सकता है? हम सब देखते हैं कि करंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, या कांस्टेंट करंट या वेरिएबल करंट, दो तरह के करंट होंगे, AC होंगे या DC होंगे। उसके बारे में हम सब बात करते हैं। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले करंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। उससे पहले हम सब SI यूनिट देख लेते हैं, क्वांटिटी देख लेते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकेंड, ठीक है, जिसको किससे डिनोट किया जाएगा? एम्पियर। एम्पियर इज द SI यूनिट, A से डिनोट किया जाता है। और 1 एम्पियर में क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर में 1 कूलम पर सेकेंड, है ना, 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो अगर आपसे बोला जाए कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत सिंपल है, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर पर सेकेंड, है ना। करंट इज said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flowing through any conductor per second 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा हो किसी कंडक्टर में, तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। और हम सबको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। E का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम चार्ज में होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन होता है, हम सबको पता है। सो 1 कूलम में हम सब कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट तब होगा जब यहां पर क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे पर सेकेंड, तो वो भी करंट 1 एम्पियर होगा, है ना। इफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स passes through any area of cross section per second, है ना, then current is said to be 1 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया इसका 1 एम्पियर का डेफिनेशन। SI यूनिट हम सबको पता है, SI यूनिट एम्पियर है, डिनोट किया जाता है कैपिटल A से। अनदर यूनिट क्या हो सकता है? अनदर यूनिट जो स्मॉलर यूनिट हो सकता है, स्मॉलर यूनिट क्या हो सकता है? 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, स्मॉलर यूनिट है ना, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। उससे छोटा तो बहुत ही कम हो जाएगा। सो ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया, जिसको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। इसके यूनिट के बारे में भी डिस्कस किया गया। इसका डायमेंशन क्या हो सकता है? डायमेंशन 2 तरीके से लिखा जाता है करंट का। डायमेंशन फॉर्मूला 2 तरीके से लिखा जाता है। डायमेंशन क्या क्या हो सकता है? डायमेंशन को कहीं कहीं A से डिनोट किया जाता है और कहीं कहीं I से।
आप दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। करंट का डायमेंशन ए या तो आई, ए एम्पियर से आया हुआ है। अब हम सब देखते हैं इसके नेचर के बारे में, नेचर ऑफ करंट यानी कैसा क्वांटिटी है, नेचर ऑफ करंट। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। नेचर ऑफ करंट, करंट कैसा है, करंट स्केलर है, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, but it is scalar. Why? Because it does not obey vector law of addition, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, इसलिए ये स्केलर है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो वेक्टर होते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करते हैं। हम सब पढ़ चुके हैं क्लास 11th में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होते हैं। करंट वहीं फ्लो करते हैं जहां पर उनको कंडक्टर मिलता है, जहां पर उनको पाथ मिलता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसका ओबे करे ही। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक जंक्शन है, ये अल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं। करंट follows algebraic addition। जैसे दो कंडक्टर यहां है, एक तीसरा कंडक्टर के साथ कनेक्ट है, ये 1 एम्पियर और ये 4 एम्पियर है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा, 4 + 1, ठीक है, 1 एम्पियर + 4 एम्पियर। ये हम सब देखेंगे कैसे होता है। ये होता है किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग होता है टोटल करंट एट द जंक्शन इज 0, ठीक है। तो यहाँ इनकमिंग 5 है, आउटगोइंग 5, टोटल 0 हो गया। ये यहां पर जो ओबे हो रहा है वो अल्जेब्रिक एडिशन ओबे हो रहा है, ठीक है। यहाँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं हो रहा है, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए वो ओबे नहीं हो रहा है। इसीलिए करंट जो है वो स्केलर है, करंट वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी करंट क्या है, स्केलर है। अब हम सब करंट के टाइप के बारे में देखते हैं। करंट के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि थोड़ा देर पहले बोला गया था, करंट के 2 टाइप्स होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कितने टाइप्स होंगे। एक तो अपना हो जाएगा डीसी, दूसरा हो जाएगा एसी। डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट, AC स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। DC मतलब डायरेक्ट करंट, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब क्या होता है डीसी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल डीसी, एक फिक्स्ड डीसी। डीसी के भी 2 पार्ट होते हैं, डीसी को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है फिक्स्ड डीसी, फिक्स्ड या कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी तो वैसा ही होता है। एक एक करके हम सब देखते हैं क्या होता है फिक्स्ड डीसी। पहला फिक्स्ड डायरेक्ट करंट, फिक्स्ड और कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, जिस करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो। द करंट हैविंग both direction and
मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू कांस्टेंट is known as fixed और कांस्टेंट डीसी। ठीक है, फिक्स्ड और कांस्टेंट डीसी। दूसरा है वेरिएबल डीसी। क्या होगा वेरिएबल डीसी? वेरिएबल डीसी वही होगा जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज करता हो और पोलैरिटी सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज करता हो और पोलैरिटी सेम हो, वेरिएबल डीसी। वेरिएबल डीसी, द करंट having a strength or magnitude, the current whose magnitude changes, the current whose magnitude changes but polarity remains same। polarity क्या होता है? प्लस और माइनस, है ना। पोलैरिटी ही डायरेक्शन को बताता है। रिमेन्स सेम, जैसे कि सेल में होता है, रिमेन्स सेम, इज नॉन एज वेरिएबल डीसी। ठीक है, कैसे पोलैरिटी सेम होता है? किसी भी सेल में डायरेक्ट करंट वो है जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, हमेशा आप याद रखेंगे। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी सर्किट से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। डीसी और एसी में एक बड़ा अंतर यही है कि डीसी का डायरेक्शन फिक्स होता है और एसी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है ना। डीसी और एसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि डीसी का डायरेक्शन फिक्स्ड होते हैं, भले ही मैग्नीट्यूड इसके बदलें पर डायरेक्शन फिक्स होते हैं। ठीक है, यहां भी फिक्स है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उसका वैल्यू और डायरेक्शन कहने का मतलब उसका पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी फिक्स है। सो यहां पर लिखेंगे देयर इज अ मेजर डिफरेंस between AC and DC is in DC has fixed direction। DC का डायरेक्शन फिक्स होता है, बट डायरेक्शन ऑफ AC changes continuously। ठीक है, या पेरियोडिकली। आफ्टर अ सर्टेन टाइम। पेरियोडिकली मतलब होता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, दूसरा डिफरेंस आप देखते होंगे, दूसरा डिफरेंस होता है डीसी कैन बी स्टोर्ड, है ना। डीसी कैन बी स्टोर्ड बट एसी कैंट। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब हम सब देखते हैं एसी के बारे में, है ना। ये दो मेजर डिफरेंस के बारे में आपको बताया गया। अब हम सब देखते हैं कि एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब ही होता है चेंज करने वाला, है ना। अल्टरनेटिंग ही मतलब होता है अल्टरनेट करे, मतलब जो चेंज करे। द करंट
हुज, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस पेरियोडिकली, मतलब आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, है ना, आफ्टर अ सर्टेन फिक्स टाइम, आफ्टर सर्टेन फिक्स टाइम, है ना, फिक्स टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं, है ना, फिक्स टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। पेरियोडिकली मतलब होता है फिक्स्ड टाइम इंटरवल। सो एसी अल्टरनेटिंग करंट होते हैं और इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है। हम सब के पास जो एसी सप्लाई होता है, जो घर में एसी सप्लाई होता है, वो 50 हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज का होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, एक टोटल एक 1 हर्ट्ज का है। मतलब ये 50 के लिए ऐसा आपको 50 टाइम्स बनाना होगा। मतलब एक बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन, एक बार नेगेटिव, मतलब टोटल 100 टाइम्स डायरेक्शन बदलता है पर सेकेंड। ठीक है, 100 टाइम्स चेंजेस डायरेक्शन पर सेकेंड, चेंजेस डायरेक्शन पर सेकेंड। एसी जो हम सबके घर में सप्लाई होता है 50 हर्ट्ज का, जो इंडिया में और यूरोपियन कंट्री में सप्लाई होता है, वो 50 हर्ट्ज का होता है, जो 100 टाइम्स अपना डायरेक्शन बदलता है पर सेकेंड, है ना। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ऐसा आपको कितना बनाना होता है, 50, और काउंट करते तो क्या हो जाता है, एक साइकिल में कंप्लीटली एक कंप्लीट साइकिल में 2 हाफ साइकिल होंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। इसको अलग से भी हम लोगों को पढ़ना है एसी चैप्टर में, उसमें हम लोग और डीपली बात करेंगे। अभी हम सब देख रहे हैं करंट के टाइप के बारे में। 2 टाइप आपको बताया गया, जिसमें क्लासिफाई करके डीसी को 2 और कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। पहला कैटेगरी था जिसका कांस्टेंट डीसी, मतलब करंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट डीसी का था, कांस्टेंट डीसी। ठीक है। दूसरा वेरिएबल डीसी, मतलब जो वेरी करे, ठीक है, जिसका वैल्यू टाइम के साथ वेरी करे, ये वेरिएबल डीसी, वेरिएबल डीसी। और ये किसका है, ये है एसी का। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ आएगा आपका। अब हम सब देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन से चार्ज कैरियर होते हैं जो करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, है ना। चार्ज कैरियर क्या क्या होते हैं जो करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, हम सब ये सब देख चुके हैं। चार्ज कैरियर, है ना, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या क्या हो सकते हैं, चार्ज कैरियर हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। इतने चार्ज कैरियर हो सकते हैं। सॉलिड में क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड में हो सकते हैं कंडक्टर, सॉलिड में हो सकते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में क्या होगा, ठीक है। और हम सब देखते हैं इंसुलेटर में क्या हो सकता है, क्यों इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर, क्योंकि ये भी सॉलिड में आ जाएंगे, भले ही ये कंडक्टर नहीं है, और ये सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया था, कंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंसुलेटर में तो चार्ज कैरियर होते ही नहीं है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल, पॉजिटिवली चार्ज होल, है ना। होल इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल क्या होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव होते हैं। सो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में नो फ्री चार्ज, नो चार्ज है ना, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर होते हैं। लिक्विड में क्या आएगा, लिक्विड में क्या आएगा, लिक्विड में आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें होंगे पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, 2 तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। गैस में क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये हो सकते हैं, ये चार्ज कैरियर होते हैं। तो कंडक्टर में होता क्या है, जैसा कि आपको बताया गया था, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा अंतर है, उसको समझना, थोड़ा सा अंतर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। और यही जब डिटेच्ड हो जाए, डिटेच्ड हो जाए अपने एटम से, डिटेच्ड हो जाए, तब कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव anywhere, anywhere inside the conductor। कहाँ मूव करते हैं, जो स्पेस रहता है उसके बीच में, एटम्स के बीच में जो स्पेस होगा उसके बीच में मूव करेंगे। और कैसे मूव करते हैं, जिग जैग पैथ पे। कैसे मूव करते हैं, जिग जैग पाथ में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन जिग जैग पाथ। जिग जैग पैथ में ये मूव करते हैं। ये एक कंडक्टर हम सब कंसिडर कर रहे हैं, और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको पहले हम सब ऐसे बनाते हैं, और इसमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो एटम होते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनसे इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सभी एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनके पास बचेगा फिर, इनके अगल बगल में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जिग जैग पाथ में ट्रैवल करते हैं, मतलब ट्रैवल करने के साथ साथ कॉलिजन भी करते हैं, ठीक है। तो कोई नेट करंट हम सबको नहीं मिल पाता है, जिग जैग पाथ में कॉलिजन करते हैं अपने फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स collide with पॉजिटिव आयंस। ये एटम होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, नो रिजल्टेंट करंट, नो रिजल्टेंट करंट। किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना लेफ्ट से राइट जाता है, लगभग उतना ही राइट से लेफ्ट भी आता है, तो कोई एक रिजल्टेंट करंट यहां हमको नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप, ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक हो जाता है ना। कैसे होता है इसको हम सब देखेंगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, after applying electric field
क्या हो जाता है इसमें, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कनेक्ट करेंगे आप सेल को, ठीक है, सेल को कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर ट्रैवल करने लग जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन। ये तो एक के बारे में बताया गया था, कोलिजन भी करता है, ठीक है। सो किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर हम सबको एक रिजल्टेंट करंट मिलता है। करंट क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, है ना। ये वाला नेगेटिवली प्लेट क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर मिल गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाया, इधर, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर मिला, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम सब समझते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहीं पर आ जाता है एक कंफ्यूजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, करंट के अपोजिट है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर भी क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का जो डायरेक्शन है, यहां आपको जो पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है वो कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट जो हम मानते आ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में ये हम लेते हैं, ठीक है, करंट। और ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत क्लासिकल फिजिक्स में आता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्लासिकल फिजिक्स में आता है, और उस समय से हम लोग पढ़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी 1897 में जे थॉमसन ने किया था, उसके बाद पता चला कि ये करंट का जो डायरेक्शन है थॉमसन, जे थॉमसन ने किया, तो उसमें पता चला इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। और कन्वेंशनल करंट जो हम सब मानते आए हैं, ऐसा मानते थे कि पॉजिटिवली चार्ज कोई है जो मूव करता है, हम सब मान के चलते थे कि पॉजिटिव चार्ज है जो मूव करता है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जब डिस्कवरी किया गया तो ये नेगेटिव किया गया, ठीक है। तो ये इसको रहने दिया गया, इसका नाम दे दिया गया कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कौन सा डायरेक्शन होता है, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। इसको एक और डायरेक्शन लिख सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है उसको लिख सकते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है ना, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, लोअर पोटेंशियल टू, ये आपको पहले भी बताया गया है, टू हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल में बताया गया है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अभी। सो करंट का डायरेक्शन क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव विच इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव विच इज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब हम सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, क्योंकि यहाँ जो हम सब देख रहे हैं करंट, वो इतना सिंपल नहीं है कि बस चार्ज ले लिए, चार्ज मूव कर रहा है और उसको कैलकुलेट कर लिए।
इतना सिंपल नहीं है। यहाँ होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट फ्लो करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो मोशन होता है वो थर्मल मोशन होता है और थर्मल एनर्जी के कारण वो मूव करते हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। यहाँ हम सब पहले पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछता है कई बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विथ थर्मल वेलोसिटी या थर्मल मोशन, है ना, हीट के वजह से मोशन होता है। और वो स्पीड क्या होता है, 10 to the power 5 to 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी या थर्मल मोशन करते हैं, थर्मल एनर्जी से आता है ये सब रूम टेम्परेचर में होता है। ठीक है, पर बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, ये एक एवरेज वेलोसिटी होता है। अभी हम सब समझेंगे इसको। अभी आपको बताया गया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया गया इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन था, वो इधर सेट हो गया, इधर सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। वो क्या होगा, कैसे होगा, उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिग-जैग पैथ में ट्रैवल करते हैं। मतलब जिग-जैग पैथ में मतलब एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं वो। ठीक है, ये ए है और बी है, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करते हैं, ये एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, ऐसे आ जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब आते हैं तो इसके साथ साथ कोलिजन भी करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन से भी सफ़र करते हैं। ठीक है, मतलब किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन वो कोलिजन के साथ साथ ट्रैवल भी करेंगे। ठीक है, ये कोलिजन का सिंबल है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे चले, फिर टकराया, स्पीड कम हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिर से स्पीड बढ़ा, तो वहां एक एक्सेलरेशन आता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले नहीं अप्लाई किया है तो वो कोलिजन इधर उधर होगा, एक डायरेक्शन नहीं होगा, कोई भी, नो डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, कोलिजन तो हो रहा है लेकिन डायरेक्शन उसको मिल रहा है। कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, ये डायरेक्शन मिल रहा है। तो यहां पर जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, VD स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, फिर चलते हैं, उठते हैं, फिर टकराते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब अपने साथ साथ किससे टक्कर करेंगे, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो पॉजिटिव आयन से भी टक्कर करेंगे। पॉजिटिव आयन जो आपको शुरू में बताया गया उससे टक्कर करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन से भी टक्कर हो सकती है, ये टक्कर दोनों से हो सकता है। तो जब भी टक्कर होगा, कोलिजन होगा, तो उनका स्पीड कम होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, एक एक्सेलरेशन मिलेगा, तो फिर से स्पीड बढ़ेगा, फिर से टकराएंगे, स्पीड स्लो होगा। ठीक है, तो उसमें एक एवरेज वेलोसिटी मिलता है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is an average velocity of electrons due to application of electric फील्ड के एप्लीकेशन के कारण। इनका डायरेक्शन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी बोल रहे हैं तो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is opposite to applied electric field के अपोजिट होंगे, ना। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम सबको निकालना है। कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन? बहुत आसान है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना। इस पर फोर्स कितना लग रहा है हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? फोर्स हम सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो Q की जगह में क्या लेंगे हम सब, E माइनस E, इलेक्ट्रॉन है। सो ये F क्या आ जाएगा, माइनस E टाइम्स E। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्केलर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम सबको पता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन पर है। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा होगा, एक्सटर्नल फोर्स के रूप में इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा। सो ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी आप इसको मैग्नीट्यूड में लिख सकते थे, ठीक है, दोनों को मैग्नीट्यूड में लिख सकते थे। एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस ई ई, ठीक है, मैग्नीट्यूड में लिख सकते थे। दोनों फोर्स एक ही हैं, तो क्या हो जाएगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ई ई, ठीक है। सो एक्सेलरेशन मिल गया माइनस ई ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हैं, इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, वेलोसिटी इधर ही हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है। अब हम सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी, u तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें नहीं है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलरली हम सबको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ नहीं मिलता है, तो u यहाँ पर 0 हो जाएगा और t यहाँ पर हम सब लेंगे टाउ, और ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन है ना, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो रिलैक्सेशन टाइम है, उसको वहां इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, v हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, v हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। u तो 0 हो गया, a यहाँ पर यही वाला a, ठीक है, ये वाला a और t के जगह में टाउ। तब आपको मिलेगा एक एक्सप्रेशन जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये आपको डिराइव करने के लिए बोलता है
सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम, है ना। और एक्सेलरेशन का वैल्यू हम सबको पता है कितना है, Vd इज इक्वल्स टू माइनस ई और ये टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Vd माइनस ई टाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों अपोजिट होंगे। यहाँ अभी आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों अपोजिट थे, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको मैग्नीट्यूड में हम सब लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में तो सिंपल इसका मोड लेकर लिखेंगे Vd, इसका मॉड लेकर, तो नेगेटिव आप इसको हटा देंगे, ई टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम सब इसी से रिलेटेड एक मोबिलिटी करके है टॉपिक, वो देख लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में रिलेशन देखेंगे। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो तो रहा है, पर कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी हम सब देखते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, बहुत सिंपल है। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मोबिलिटी इसको म्यू से डिनोट किया जाता है ना। इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्सो डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो म्यू SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, SI यूनिट, ये स्केलर होगा। SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा वेलोसिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर। सो वोल्ट इनवर्स ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते थे, मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर वोल्ट। सो मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड, और ये वोल्ट, सेकेंड टू वोल्ट। सो आप इसको लिख सकते थे वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, स्मॉल एस, सेकेंड स्टैंड फॉर स्मॉल एस, और मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट से आप लिख सकते थे, न्यूटन पर कूलम आप लिख सकते थे। इसको जब न्यूटन पर कूलम लिखते तब भी आप एक और यूनिट इसका डिफाइन कर सकते थे, जैसे मीटर पर सेकेंड और न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है। सो क्या हो जाता, MSCN, ये लिख सकते थे न्यूटन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मीटर कूलम, ये भी हो सकता था। और मोबिलिटी का एक्सप्रेशन यहाँ आप रख सकते हैं। मोबिलिटी का एक्सप्रेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस अगर आप करेंगे, सो ये आपको हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू Vd अपॉन E। Vd कितना है, ई टाउ बाय ME, और आपका है E। इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, ई टाउ बाय ME। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम सबको मिलता है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। मतलब भारी पार्टिकल की मोबिलिटी कम होगी, हल्के पार्टिकल की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल, ये आपको याद रखना है। सो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सब रिलेशन देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन किसके साथ देखना है, करंट डेंसिटी के साथ देखना है, और बहुत सारा टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक को डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।